अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। मुल्क में बरवक्त शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है, जबकि इस इंतहाई अहम जमहूरी अमल को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए निगरां हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल इंतजामी मुआवनत फराहम करती है। मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात की तैयारियाँ जोरों शोर से जारी हैं। हालांकि सिवाय पीपल्स पार्टी के मुल्क की किसी बड़ी सियासी जमात ने इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज नहीं किया है और ना ही ताहाल जलसे जुलूस का शोर सुनाई दे रहा है। मगर निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की भरपूर तैयारियों में मसरूफ है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात की शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की तरफ से यह एतराज किया जा रहा है, बल्कि यह तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इंतखाबी राह किसी के लिए हमवार है और एक मखसूस जमात के लिए दुश्वारियां खड़ी की जा रही हैं। जबकि इस एतराज का भांडा इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अदाद शुमार का हवाला देते हुए फोड़ दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाते हुए कहा कि पीटीआई ने कौमी असम्बली के लिए 863 कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिनमें से 598 मंजूर कर लिए गए, जबकि सूबाई असम्बलियों के लिए 1777 कागजात नामजदगी में से 1398 मंजूर कर लिए गए। यानी मजमूई तौर पर 76% से ज्यादा उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। इन तमाम बातों के बावजूद ये शिकायत की जा रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी नहीं जा रही है। शायद इनके नजदीक कागजात नामजदगी की 100% मंजूरी ही लेवल प्लेइंग फील्ड हो। अच्छा, दूसरी जानिब जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख नजदीक आती जा रही है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। कल निजी चैनल को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी का लीगी श्री पर तनकीद करते हुए कहना था कि मैं हैरान हूं कि मुस्लिम लीग नून ने अभी तक इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की और मुस्लिम लीग नून ने पहले तो तासुर देने की कोशिश की कि उनके लिए रास्ता बनाया जा रहा है और 3 माह गुजरने के बाद भी वह आवाम के पास नहीं जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मुहिम ना चलाने से इंतखाबी अमल की शफाफियत और साख को नुकसान पहुंच रहा है। बिलावल का क्या कहना था, जरा सुनिएगा। जी, तो एक तरफ बिलावल की तोपों का रुख मुसलसल नून लीग बिलखुसूस लीगी कायद नवाज शरीफ पर है, तो लीगी रहनुमा भी बिलावल पर तनकीद का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। गुज़िश्ता रोज सीनियर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने बिलावल पर तनकीद करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि उनका हाथ पकड़कर इक़्तिदार में बिठा दिया जाए। जरा सुनिएगा। जी, तो इंतखाबात के मौसम में तंज के जो नश्तर हैं, तीर हैं, ये तो हर तरफ से बरसते ही रहते हैं, लेकिन गौरतलब बात यह है कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून जो पिछले कुछ रोज से सिंध और पंजाब में सीट एडजस्टमेंट के लिए सरगर्म थी, इसमें कामयाब हो गई और नून लीग और एमकेएम का सिंध में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया। और दूसरी जानिब पंजाब में नून लीग और आईपीपी का सीट एडजस्टमेंट भी हो चुका है। अब देखना यह कि इलेक्शन में किस जमात का पलड़ा भारी रहता है और अवाम का जो लाडला है वो आखिर कौन साबित होता है। इस तमाम सूरत हाल में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आईपीपी से महमूद मौलवी साहब, पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी साहिबा और एमकेएम से हमारे साथ मौजूद होंगे रऊफ सिद्दीकी साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। अली गौहर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। ताहयात नाहली ख़त्म हो चुकी है, आपके लिए कल एक बड़ा दिन था। क्या अब मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मुहिम का भरपूर आगाज़ करेगी या आप समझते हैं कि आप इतने मकबूल हो गए हैं कि इंतखाबी मुहिम की जरूरत नहीं है आपको? देखें डॉक्टर साहब, बात यह है कि मुस्लिम लीग नून ने तो उसी वक्त इंतखाबी मुहिम का स्टार ले लिया था जिस वक्त नवाज शरीफ साहब ने मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा किया और मतूफा की तादाद में अवाम ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया। और दूसरी बात यह है कि आपने देखा है कि जाहिर है कि PMLN के जो पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग हुई है वो अभी रिसेंटली तकरीबन वो तमाम काम कंप्लीट हुआ है, तो उसमें भी पूरे पाकिस्तान से और बिल्कुल पंजाब से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन थी, वो काम फाइनल हुआ है। और अब आन करीब आप देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज साहिबा का और शहबाज शरीफ साहब का और हमजा शहबाज साहब का उनका शेड्यूल आन करीब जारी कर दिया जाएगा। और ये हमारे चारों लीडरान और हमारी दूसरे जो सरकर्दा लीडर हैं वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन कैंपेन भी चलाएंगे और जलसे भी करेंगे। और ख़ास तौर पर जो जहाँ तक कंसिक्वेंसीज है उसका बिलावल भुट्टो साहब की मैं इंट्रो में आपके वो सुन रहा था बातें, तो कंसिक्वेंसीज में तो नून लीग जो है वो पूरी साल नज़र आती है। मैं इस वक्त भी अपनी इलेक्शन कैंपेन पे हूँ जब आपके साथ बात कर रहे हैं, और जो उम्मीदवार हैं हमारे वो अपने हलकों में जलसे भी कर रहे हैं, वो रैलियाँ भी कर रहे हैं, वो कॉर्नर मीटिंग भी कर रहे हैं, वो 200 करोड़ के साथ कैंपेन भी चला रहे हैं।
तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ उन्होंने जो आज बात की है, और 2 दिन तक फिर उनको अपना नुक्ता नजर तब्दील करना पड़ेगा और उनको तब्दील होता हुआ नजर भी आएगा। अवाम का जमे गफीर है, जो मुख्तलिफ कंस्टिट्यूंसी में अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग के साथ है। हतमी फैसला तो 8 तारीख को होना है। बहरहाल अगर बिलावल साहब को, अगर वो लाहौर में आए ठीक हैं है। और वो मतलब है कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं और उनकी पार्टी को, हम इनको वेलकम करते हैं, ये सियासत का हिस्सा है। वो आए और वो देखें कि अगर लाहौर के अवाम, जिसका कि उन्होंने कल भी जिक्र किया था, वो ये समझते हैं कि कराची लाहौर से बेहतर है, और पीपल्स पार्टी ने लाहौर में और अंदरून सिंध में अपनी कारकर्दगी जो है वो अच्छी दिखाई है, तो यकीनी तौर पर फिर इनको अवाम रिस्पॉन्स करेंगे। हाँ, ठीक है उनका जी, चले ये शर्मिला साहिबा, वावेला मैं आपकी करना तरफ आना, पीपल्स अली गौर पार्टी साहब मुझे का, बाकी मेरी तीनों गुजारिश मेहमानों है, को भी पीपल्स शामिल पार्टी गुफ्तगू का करना है, ये वक्त की कमी है। ठीक है, मैं आपकी पीपल्स तरफ दोबारा पार्टी आती हूँ। का शर्मिला साहिबा, आपने अली गौर साहब को सुना। शर्मिला साहब, बिलावल साहब हम देखने के बाहर कि हाथ, कोई अली और गौर साहब लाडला प्लीज है, मुझे तो टाइम ये मैं दीजिएगा, समझता मैंने हूँ कि तमाम वो मेहमानों को नून बैलेंस लीग टाइम की देना है। कारकर्दगी से परेशान है, जिस वजह से वो ये अली उनको गौर साहब, पता है इतना कि टाइम नून नहीं है लीग ना, की 4 जो है वो मेहमान इस है, मैं वक्त अगर आपको ही अवाम में सुनती मकबूल रहूंगी है, तो बाकी मेहमानों इसीलिए के वो साथ कैसे लड़ने के इल्जाम जस्टिफाई किया लगाते हैं। जाए। सही, अगर जी आपकी जी। बात खत्म हो गई, मुअद्दबाना गुजारिश है कि 4 मेहमान हैं, मुझे टाइम सब में बराबर का सबको टाइम देना है। शर्मिला साहिबा, अली गौर साहब को आपने सुना। शर्मिला जी जी साहिबा, बिलावल जरूर। साहब तो खुलकर तनकीद कर रहे हैं नून लीग पर, बल्कि नवाज शरीफ साहब पर बाकायदा उनका नाम लेकर तनकीद की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ एहसन इकबाल साहब ने भी बिलावल साहब पर तनकीद की और उन्होंने फरमाया ये कि बिलावल ये चाहते हैं कि उनका हाथ पकड़कर उनको इक़्तिदार में बिठा दिया जाए। यानी जो बात बिलावल कर रहे हैं नून लीग के बारे में, लाडला भी कह रहे हैं, तो अब एहसन इकबाल साहब इससे मिलती जुलती ही बात अब बिलावल साहब के बारे में, यानी आपके लीडर के बारे में कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये हमें आम तासुर भी नज़र आ रहा है, जिस तरीके से मामलात और हालात हो रहे हैं PMLN के साथ, हमें नज़र आ रहा है कि किस तरीके से उनको एक स्पेसिफिक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये इस मुल्क के इंडिपेंडेंट तज्ज़ियाकार कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट जरीदे कह रहे हैं, एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं, हर जगह पर यही बात है कि जनाब एक और सिलेक्शन होने जा रही है। और फिर इलेक्शन लड़ने की जब बात आती है तो फिर इलेक्शन तो लड़ा जाता है जब आप जलसे करते हैं, जब आप वर्कर्स कन्वेंशन करते हैं, जब अपना मंशूर सामने लेकर आते हैं। ये ड्राइंग रूम में बैठ के तो इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। अभी आपने ही शुरुआत में कहा ना कि ये कैसा माहौल है कि यहाँ पर तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा है मां सिवाय पीपल्स पार्टी के, जिसने बलूचिस्तान में भी जलसे किए, KPK में भी जलसे किए, वर्कर्स कन्वेंशन किए, सिंध में भी किए, और अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का 30 दिन का पूरा शेड्यूल आपके सामने है, जो शहर द शहर, सूबा द सूबा वो जलसे कर रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं। आज भी जरदारी साहब ने एक वर्कर्स कन्वेंशन किया है। सो अगर इलेक्शन लड़ना है तो आप अवाम में जाएंगे ना, क्योंकि उनके वोट से आपने इक़्तिदार में आना है, आपने मंशूर तो देना है, क्योंकि आपने बताना है कि अगर आप हमें वोट देंगे तो ये चीजें हैं जो हम आपके लिए कर सकते हैं और करेंगे। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से 10 नकाती एजेंडा आया, ये वो अवाम की जरूरत है। महंगाई का खात्मा करना, घर बनाना, सेहत की सहूलियात को मजीद फैलाना, किसान की मदद करना, मजदूर की मदद करना, इस मुल्क के अंदर बिजली के हवाले से जो लोगों को किल्लत है, किस तरीके से हम सोलर एनर्जी की तरफ जाएंगे, वो BISP का ज़िम्रा बढ़ाना, तालीम को आम करना, ये एक आम आदमी की जरूरत है जो वो मांगता है। कोई और जमात तो ना इस पे बात कर रही है, ना बता रही है कि जी हमारे पास सोल्यूशन क्या है, हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम किस तरीके से ये आपकी खिदमत करेंगे। मजे की बात तो ये है कि अलायंसेस हो रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, अवाम को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, उनके मसाइल पे तो बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, सिवाय पीपल्स पार्टी के कोई और जमात इलेक्शन लड़ते हुए नजर हमें नहीं आ रही। अब तनकीद की बात नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे 70 साल बोसीदा सियासत को दफन कर दो, जिसमें लड़ाई झगड़े होते थे, जिसमें जेलों में डाला जाता था, जिसमें एक दूसरे को गिराया जाता था, एक दूसरे की तज़हीक की जाती थी, उसको खत्म कर दें, क्योंकि उससे अवाम के मसाइल हल नहीं होते। अब वो पिस जाती है ना बेचारी। अच्छा, यानी शर्मिला, ये जो पहले बड़ी बात ये उठाई गई कि बिलावल साहब ने 70 साल बाबे कह के कुछ सियासी लीडरान को मुखातिब किया, तो यानी बेसिकली आप ये कहना चाहिए 70 साल बाबे नहीं, वो 70 साल निजाम कहना चाह रहे थे। जो ये सियासत करते आए हैं, नफरत की सियासत, जो एक दूसरे को जेल डालते, क्या जरदारी साहब पे, पीपल्स पार्टी के लोगों के ऊपर क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड जाली मुकदमात नहीं बनाए गए, फिर पैरों में गिर के माफिया नहीं मांगी गई? हमने देखा है
क्या बीबी साहिबा की हुकूमत को गिराने के लिए उसामा बिन लादेन को पैसे नहीं दिए गए? ये तो तल्ख हकीकत है पाकिस्तानी। इसको तो आपन में झुटला ही नहीं सकते, कोई भी नहीं झुटला सकता। यही सियासत को खत्म करने की बात वो कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि आगे चलें। ठीक है, चलें, ठीक है शर्मिला, आपकी इजाजत से मैं भी आगे चलती हूँ, बाकी दोनों मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ, फिर आपको दोबारा मौका देती हूँ। रऊफ सिद्दीकी साहब, खुर्शीद शाह साहब ने एक बात फरमाई, उन्होंने कहा कि जी जो MQM है उसकी वो पोजीशन नहीं जो पहले थी, और कराची के अवाम ने बार बार MQM को मौका दिया लेकिन MQM परफॉर्म नहीं कर सकी और कराची के लिए कुछ नहीं कर सकी। फिर ये शर्मिला साहब अभी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बात कर रही हैं कि सीट एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, इत्तेहाद हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन की बात वो कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी के अलावा कोई प्रॉपर इस तरह कैंपेन नहीं शुरू की, किसी ने मंशूर नहीं दिया, मुहिम का आगाज़ नहीं किया कि पता चले कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो नून लीग के सर सीट एडजस्टमेंट के मामला हैं वो आपके तय हो गए हैं, अब क्या करेंगे? कुछ आप ऐसा नया, अगर आपको अवाम मुंतखब करती है, अवाम एतमाद करती है आप पे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर कोई हम पर तनकीद कर रहा है तो ये वो करता रहे। अगर बार बार लोग हम पर एतमाद करते हैं और हमें वोट देते हैं तो हम परफॉर्म करते रहे हैं, तभी तो हमें वोट देते हैं। और हम पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कॉन्स्टिट्यूंसी को हम लीड करते हैं। लिहाजा नंबर एक तो ये बात है कि जलसे जुलूस और ये इंतखाबात ये हमारे लिए कभी ना कोई मसला रहा है। हम तो 24-24 घंटे के नोटिस के ऊपर इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं और तमाम सियासी जमातों की जमानतें तक जब्त होती रही है यहाँ पर। तो 12 नंबर एक तो बात उन बातों का तो जवाब ये है। दूसरी बात ये कि भाई हमारे पास इतना ना फालतू पैसा है और ना ही इतनी लूट मार का पैसा है कि हम हर रोज करोड़ों रुपए और अरबों रुपए लगाकर जलसे जुलूस और रैलियां निकालते रहे। जो हमारा जो तरीक़ेकार है, हम तरीक़ेकार से रोजाना की बुनियाद पर भरपूर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कतई नज़र इस बात के कि 2018 में हमारी जीती हुई सीटों को छीन कर सदक़े के तौर पे, खैरात के तौर पे और जबरन ये उठाकर एक जमात को नवाजा गया और उनको दिया गया और सिंध के शहरी इलाकों से उसकी नुमाइंदा हैसियत भी छीन ली गई। लिहाजा हम तो अपनी पूरी वजूद के साथ यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन ये बात सबको ये समझना चाहिए तहकीक करने से पहले कि हर दफ़ा जब भी प्राइम मिनिस्टर ने बनना है या प्रेसिडेंट ने बनना है तो MQM बैलेंसिंग वोट में पहले भी मौजूद थी। और जो मैं कोई पंडित तो हूँ नहीं के और जोशी तो हूँ नहीं कि मैं बताऊँ कि नताइज क्या आएंगे, लेकिन जो सियासी इन्वायरमेंट मैं देख रहा हूँ उसमें कोई भी 2/3 मेजॉरिटी देखने सर वैसे कुछ सियासतदान मेरे ख्याल से ये किरदार भी अच्छा अदा करते हैं, जो आप कह रहे हैं ना कि आप नहीं हैं, वो पहले से काफी कुछ बता देते हैं। हाँ, तो लेकिन मैं तजिया करते हुए बता रहा हूँ कि 2/3 मेजॉरिटी लेके तो कोई भी नहीं आ रहा है, लेकिन MQM बैलेंसिंग वोट में मौजूद होगी। लिहाजा MQM पर तनकीद करने से पहले सेकंड लीडरशिप और थर्ड लीडरशिप को ये एहतियात करना चाहिए कि वो अपनी हाई कमान के लिए मुश्किल ना खड़ी करें, क्योंकि वो वोट लेने के लिए आएंगे हमारे पास ही और उस वक्त फिर माफी तलाफिया होगी। और ये माफिया किससे मुखातिब है रऊफ साहब? ये किसे कह रहे हैं? ये मैं सबको ही कह रहा हूँ। ये आप किसे कह रहे हैं? भाई मैं तो ये बता रहा हूँ जितनी वफाकी हुकूमतें 30 साल में बनी है सब के सब हमारे पास आए ना। पिछली हुकूमत भी हमारे पास आई, 4 वोट थे, लेकिन हम बैलेंसिंग वोट में थे। यानी आप कह रहे हैं कि MQM के बगैर कोई हुकूमत नहीं बना सकता, MQM जरूरत है सबकी? बिल्कुल है, क्योंकि हम बैलेंसिंग वोट होंगे ना। तो ये कोई मैं नई बात थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो आपके रिकॉर्डों में अपने फुटेज चला ना, सारे के सारे आते थे और हमसे मुज़ाकरात करते थे। बिल्कुल सर, हमेशा आप लोग इलेक्शन में होते हैं, हमेशा आप लोग फायदे में होते हैं। कौन? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। नहीं, कौन फायदे में होता है? फायदे में तो वो होते हैं जो वज़ीर आज़म बनते हैं। आपने खुद ही फरमाया ना कि आपके बगैर हुकूमतें बनती नहीं है। जी हाँ। तो फायदे में मैं आपकी बात को सेकंड कर रही हूँ, जो आप फरमा रहे हैं मैं आपकी बात को सेकंड कर रही हूँ। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ, वही अर्ज कर रहा हूँ कि मसला ये है कि रऊफ साहब ठीक है, आप बात ये है कि मुकम्मल करें, फिर महमूद मौलवी साहब की तरफ जाना चाहिए। जी जी, हम पर क्रिटिसाइज करने से पहले सेकंड लीडरशिप और थर्ड लीडरशिप को ये एहतियात जरूर करनी चाहिए कि अब 1 महीने के बाद जब इनकी मेन लीडरशिप आएगी तो वो क्या जवाब देंगे उनको। ठीक है,
ठीक है जी, ठीक है। महमूद मौलवी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो अभी रऊफ सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं, आप कराची की सियासत को अच्छे तरीके से समझते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं तमाम जमातों से मुखातिब हूँ कि MQM की ज़रूरत है, बेसिकली एहतियात का मशवरा दे रहे हैं कि हमारे बारे में बात करते हुए थोड़ी सी एहतियात बरतें। कैसे समझ रहे हैं पूरी सूरत हाल को? देखिए, मैं इनसे इत्तेफाक हूँ और मैं खास MQM के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कहता हूँ। आप देखें ना, पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे को क्या कहते थे, उसके बाद 18 माह बैठ के हुकूमत की। PMLN MQM के लिए क्या कहती थी, फिर MQM के साथ जो है अब देखें ना इत्तेहाद किया है। MQM जो है पीपल्स पार्टी के लिए कहती थी, वो उनके साथ हुकूमत में। देखिए, बदकिस्मती ये है कि ये सारी पार्टीज, ये कोई एक MQM की या पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, सब एक दूसरे को इलेक्शन के दौर में ये बोलते हैं, फिर निकल जाते हैं और फिर साथ बैठते हैं। बदकिस्मती ये है कि इसमें जो पिसती है अवाम पिसती है और नीचे के वर्कर पिसते हैं। लीडर्स के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसके बाद लीडर्स बैठ भी जाते हैं, साथ खाना भी खाते हैं, साथ गपशप भी चलती है। ये जो है, मैं कहूँगा ये ऐसा माहौल होना नहीं चाहिए। बदकिस्मती ये मैं कहूँगा कि देखें, ये जब इलेक्शन का टाइम आता है ये ऐसे होता है जैसे सुल्तान राय और मुस्तफ़ा कुरैशी के जो पुराने पिक्चर्स अगर आपको तो याद हो, तो वो वाली स्टाइल होना नहीं चाहिए। हम रियलिटी को फेस करें। इस वक्त मुल्क के हालात क्या है, अवाम किस मसले में फंसी हुई है, हम मसाइल की बात कोई भी नहीं कर रहे हैं। हम बैठे, हर आदमी जो है तनकीद बराए तनकीद कर रहा है, तनकीद बराए इस्लाह करे। और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, देखें ये बनेगी एक मखलूत हुकूमत और उसके बहुत सारी पॉलिसीज जो है, ये मैं वाजे कर दूँ, जो है जो मेजर बड़ी बड़ी पॉलिसीज है वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बना के देगी। उसकी वजह ये कि जो है कुछ चीज़ों के ऊपर आपने देखे ना, बिजनेसमैन के लिए जो कमेटी बनाई गई है वो जो है GSU में बनाई गई है ताकि जो है उनको स्टेबिलिटी मिले और उनको कॉन्फिडेंस आए। ये हो नहीं सकता कि 2 साल एक पॉलिसी रहे, दूसरे 2 साल दूसरी पॉलिसी रहे, तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा और बिजनेसमैन कहाँ से आएंगे, इंडस्ट्रीज कहाँ से लगेंगी, इंडस्ट्रीज नहीं लगेगी तो रोजगार कहाँ से मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो जो है मैं कहूँगा कि महंगाई तो छोड़ दें, लोग खुदकुशियाँ करेंगे बेरोजगारी में। आप देखें किस कदर जो है बेरोजगार। अच्छा, एक मिनट महमूद साहब, शर्मिला साहब, आपने रोजगार की बात की। शर्मिला साहब, पीपल्स पार्टी ने नो डाउट के सबसे पहले अपना मंशूर दिया, जो कि एक बहुत अच्छा इकदाम, और इलेक्शन मुहिम में भी सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बिलावल आएगा, रोजगार लाएगा, पीपल्स पार्टी का ये नारा। ये बिलावल अगर आते हैं, अवाम उनको मुंतखब करती है अगर, तो रोजगार वाली बात, होमवर्क भी किया होगा, जाहिर बात है। मुझे याद पड़ता है 2018 में जब PTI की हुकूमत थी तो सबसे ज़्यादा तनकीद इस बात पर हुई थी कि आने से पहले बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कि असद उमर अगर वजीर खजाना होंगे तो पता नहीं क्या कुछ दूध शहद की नहरें बहा देंगे, इतनी करोड़ों में नौकरियां होंगी, इतने घर होंगे, लेकिन वो नहीं डिलीवर कर सके। तो मुझे उसमें लगता था कि शायद पहले से इतना बड़ा दावा करना नहीं चाहिए कि आप ना कर सके। ग्राउंड रियलिटी कई बार चेंज होती है, फिर उन्होंने तो बहुत ही बड़े दावे किए जो बिल्कुल ही परफॉर्म ही नहीं कर सके, डिलीवर ही नहीं कर सके। तो ये जो रोजगार के वाले से लोग बात करेंगी तो आप लोगों का होमवर्क भी होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आने के बाद अगर आपको मौका मिलता है इसमें आपको भी इसी तरह तनकीद का सामना करना पड़े, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सामना करना पड़ा था? हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया जो हम समझते हैं हम डिलीवर इस पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमने वो तमाम चीज़ों की बात की है जो ऑलरेडी हम सिंध के अंदर शुरू कर चुके हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं 30 लाख घर बनाने की पाकिस्तान में, तो सिंध के अंदर हम ऑलरेडी 21 लाख घर बनाना शुरू कर चुके हैं। इसी तरीके से BISP का जब हम जिमरा बनाने की बात करते हैं तो हमने BISP 90 लाख खानदानों तक पहुंचाया और मजीद भी हम पहुंचाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि हमने मजदूर कार्ड देना है तो हम सिंध में ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, जो हमने पूरे पाकिस्तान में मजदूर कार्ड देने की बात की है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि हमने सोलर एनर्जी की तरफ जाना है और 300 यूनिट हमने बिजली के फ्री देने, तो हम ये सिंध में कर रहे हैं ऑलरेडी। ये वो तमाम चीजें वो हम कर रहे हैं। सेहत की सहूलियात, जिस तरह गम्बट इंस्टीट्यूट है, लिवर ट्रांसप्लांट फ्री होता है, हम चाहते हैं ऐसे ही इंस्टीट्यूट हर सूबे के अंदर हो। NICVD है जिसमें दिल का इलाज फ्री होता है, बाईपास फ्री होता है। ये तमाम हमने सिंध के मुख्तलिफ अजला के अंदर हमने इनके सेटेलाइट सेंटर्स कायम किए। इस तरीके से हम बाकी पाकिस्तान में भी करना चाहते हैं। सो कोई ऐसा वादा नहीं है जो हम समझते हैं कि हम वफा नहीं कर सकते। हम ऑलरेडी उसकी शुरुआत सिंध से कर चुके हैं। फिर हमने ये भी प्लान किया है कि किस तरीके से हमने रेवेन्यू किस तरीके से हमने लाना इन चीज़ों को फंड करने के लिए। 17 वजारतें ऐसे हैं जो डिवॉल्व हो चुकी हैं सूबों को, लेकिन अभी तक वो वफाक में चल रही हैं। 300 अरब रुपए वहां पर खर्च होते हैं।
ये वजारत खत्म करके 300 रुपये हम इन चीजों में डायरेक्ट करेंगे। इसी तरीके से सब्सिडीज बड़े बड़ी फर्टिलाइजर कंपनीज को दिए जा रहे हैं, वहां से रिडायरेक्ट करके हम किसानों को देंगे। ठीक है, सो प्लान हमारे पास मौजूद है। हम ये नहीं कहेंगे जी हमारे पास पैसा नहीं है या हमारे पास रकम नहीं है, हमने हर चीज जो है कुछ समझ के की है, क्योंकि हम वो वादे नहीं कर लोगों ने, ठीक है, जो हम डिलीवर नहीं कर सकते। ठीक है जी, चलिए मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अली गौहर साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा, रऊफ सदीकी साहब और महमूद मौलवी साहब। अली गौहर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। बिलावल साहब, जैसा कि मैं पहले भी ब्रेक से पहले बात करी थी कि बारहा तनकीद का निशाना बना रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, नून लीग पे बेसिकली तनकीद कर रहे हैं और वो फरमा रहे हैं कि चौथी बार ख़ुद को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कहने वाला घर से निकल नहीं रहा है। नवाज शरीफ चाहें या ना चाहें 8 फरवरी को इलेक्शन तो होंगे, तो ये वो तासुर क्यों दे रहे हैं अली गौहर साहब के जैसे नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से फरार चाह रहे हैं या इलेक्शन नहीं चाह रहे हैं? हालांकि कल जिस तरह वो ताहयात नहली वाला मामला था, आपके लिए एक बड़ा दिन था। ये जो फैसला आया ये नून लीग के लिए बड़ा एक खुश आइंद फैसला है। उसके बाद मेरे ख्याल से ये तासुर अब जो अगर किसी को लगता था कि नवाज शरीफ इंतखाबात नहीं चाहते, वो ख़त्म हो जाना चाहिए वो तासुर। जी बिल्कुल, ये तासुर नहीं है और PMLN की तरफ से तो बड़ा क्लियर ये मतलब है कि मौक़िफ़ आया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए और इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। दूसरी बात ये है कि 2-3 बातें हैं। एक तो ये हुआ है कि कारकर्दगी और डिलीवर करने के बारे में, तो जाहिर है कि जिस तरह से पहले अभी शर्मिला साहिबा बात कर रही थी, बातें अच्छी करने से ये नहीं होता कि आपकी कारकर्दगी अच्छी हो जाती है। अच्छी कारकर्दगी के लिए कुछ करके दिखाना होता है। मुझे ये बताएं, 2008 तक जो है वो मतलब और 13 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही। इस गवर्नमेंट 5 साल के अंदर भी लोड शेडिंग का खात्मा नहीं कर सकी, बल्कि लोड शेडिंग को बढ़ाया गया। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खत्म हुई तो उस वक्त उनका टेन्योर कंप्लीट हुआ तो दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और मतलब है कि इससे हम नाकाबिले तलाफी नुकसान बर्दाश्त कर चुके थे। और जो जाहिर है कि जो सनतें थी वो लोड शेडिंग की वजह से और इन मसाइल की वजह से बढ़ चुके थे, तो अब बंद हो चुकी थी। खादों की कीमतें ज़्यादा हो चुकी थी किसानों के लिए। एक खाली बातों में फ़ायदा नहीं। 2013 में जब हमारी गवर्नमेंट बनी तो बड़े बड़े चैलेंजेस थे। हमने महंगाई का खात्मा किया, 4% तक सिंगल डिजिट में लेकर आए। इसके अलावा बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए और ना सिर्फ कारखाने लगाए बल्कि बिजली का जो यूनिट था उस वक्त 5.5 और 6 रुपए तक आवाम को दिया। जो खाद DAP की बोरी जो है किसानों के लिए 8,000 तक पीपल्स पार्टी के टाइम में पहुंच चुकी थी, उसको वापस हम 2400 और 3,000 रुपए तक उसकी कीमतें लेकर आए थे। और जाहिर है चीनी की और दीगर चीज़ों की कीमतें कंट्रोल रही हैं। और अभी अभी हर पार्टी नारा लगाने की कोशिश कर रही है कि 300 रुपए यूनिट, 300 रुपए यूनिट हम दे देंगे आम आदमी को। हमजा शहबाज साहब की 3-4 महीने के लिए जो भी गवर्नमेंट बनी, इसमें उन्होंने अमली तौर पर ना सिर्फ अनाउंस किया बल्कि PTI और दीगर पार्टी जो है वो तो स्टे ऑर्डर लेने के लिए अदालत में पहुंच गई कि उन्होंने जनाब ये कमी खजाने से ये पे क्यों कर रहे हैं लोगों को। जाहिर है जो वसाइल होते हैं वो आवाम के कदमों में ही निछावर करने चाहिए और वो उसका डायरेक्टली फायदा आवाम को होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो ये प्रोपोगंडा किया जाता है कि भाई ये मतलब है कि जी ये लाडले हैं या ये चौथी बार बनेंगे, अगर वो 3 बार बने हैं तो चौथी बार क्यों नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी सोचने वाली बात है, जब 2008 का इलेक्शन हुआ था तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब इलेक्शन एज अ पार्टी लीडर कॉन्टेस्ट नहीं कर सके थे। 2002 में भी उनको इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखा गया था। अब भी ये सुहाने ख्वाब। चलिए ठीक है, आपके कहने का मकसद ये है कि अगर 3 बार वो वज़ीर आज़म बन सकते तो चौथी बार क्यों नहीं बन सकते। आप लोग पूरे एतमाद हैं, ठीक है। और लाडले के हवाले से आपने बात की कि लाडला जो कहा जा रहा है, शर्मिला साहिबा सबसे ज़्यादा लाडले का लफ्ज़ पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब के लिए। शर्मिला साहिबा, अब ये लाडले वाला तासुर जो आपकी पार्टी की जानिब से दिया गया और लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा भी मुसलसल बारहा पीपल्स पार्टी ने किया, क्या ये आपको अभी भी लगता है कि नवाज शरीफ साहब अभी भी लाडले हैं और ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है अब आपको लगता है कि मुयस्सर है आपकी पार्टी को, या अभी भी आपका वो शिकवा गिला अपनी जगह बरकरार है? फिजा, पीपल्स पार्टी
को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली है, नेवर। कभी IGI बना दी गई, कभी पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स बना दी गई, कभी RTF बैठा दिया गया, अब IPP बन गई है। जिस तरीके से जो स्टेट प्रोटोकॉल PMLN को मिल रहा है वो पीपल्स पार्टी को तो नहीं मिल रहा, वो राजा परवेज अशरफ को तो नहीं मिल रहा, ठीक, वो शाहिद खान अब्बासी को तो नहीं मिल रहा। तो कुछ तो बात है ना। और फिर इलेक्शन कौन लड़ रहा है? मेरा सवाल वही है, मैं हैरान हूँ कि इलेक्शन कैसे लड़ रहे हैं जब अवाम में ही नहीं जा रहे। और लाडला हम नहीं कह रहे सिर्फ, ये आपके इंडिपेंडेंट तज्जियाकार कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट अखबारात कह रहे हैं, आप किसी से बात करें वो ये कहेंगे जी ये तो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। क्यों ये तासुर आ रहा है? तो शर्मिला ये भी तो हो सकता है ना कि उनके जो जलसे हैं वो प्लान्ड हो और उन्होंने अभी इंतखाबी मुहिम का भी आगाज करना हो। मतलब आपको क्यों लगता है कि वो वहाँ में जाएंगे ही नहीं, या कुछ दिन देर से अगर जा रहे हैं तो शायद वो सिलेक्टेड हैं? ये तासुर आप लोग क्यों इस तरह समझ रहे हैं? 26-27 दिन रह गए इलेक्शन में, वो कब होंगे जलसे, वो कब होंगे जुलूस, वो कब होंगे वर्कर्स कन्वेंशन, हम भी इंतजार करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो कब से शुरू कर दिए, और अगले 30 दिन के जलसे जुलूस जितने भी हैं उनके पूरा शेड्यूल आ गया आपके सामने। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये एक आध चलिए एक और चीज समझाइएगा, फिर मैं जाती हूँ रऊफ सदीकी साहब की तरफ। शर्मिला साहब, एक जानिब आप लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए सिलेक्ट हो गए, आप लोग कह रहे हैं। फिर अगर कोई सिलेक्ट हो गया बकौल आपके और उसने आना है हुकूमत में, तो फिर उससे तो वो तो कॉन्फिडेंट होंगे ना कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं तो हम इलेक्शन मुहिम जोरों शोर से चलाते हैं। लेकिन अगर वो नहीं जा रहे हैं फिर इसका मतलब है उनको यकीन नहीं है कि वो सिलेक्ट हो गए, बकौल आप लोग कि आप लोग कहते सिलेक्ट हो गए। दोनों बातों में तजाद है। अगर आपके मुताबिक वो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो सिलेक्ट हो गया तो वो तो धुआंधार इलेक्शन कैंपेन करेगा ना। मेरा ख्याल है कि आप इसकी बरक्स बात कर रहे हैं। जी जी, अगर मुझे ये यकीन हो कि मैं इस मुल्क की वज़ीर आज़म बनने वाली तो मैं तो कुछ भी नहीं करूँ। Why should I even make the effort? नहीं, लेकिन अवाम में तो आप जाएंगे, अवाम में तो आप जाएंगे चाहे आपको पूरा यकीन हो कि आप बनने जा रहे हैं। जाऊंगी जब मैंने अवाम के वोटों से इक़्तिदार में आना ही नहीं है, मैंने बैकडोर डील से आना है, तो मैं अवाम में क्यों जाऊं? Why should I make the effort? अच्छा शर्मिला साहब, जो ठीक है ये अच्छा जो भी जीतता है शर्मिला, एक हमारे यहाँ एक अलमिया है, आप इस बात से अग्री करेंगे, हमारे यहाँ ये अलमिया है कि जो भी जीतने वाली पार्टी होती है उसके बारे में यही तासुर दिया जाता है कि शायद एक रास्ता वहीं से होकर वो पार्टी जीत कर इस तख्त पे बैठी है। लेकिन जो हारने वाला होता है वो हमेशा धांधली का शोर मचाता है। जीतने वाले के अलावा किसी ने भी मीनूअन अपनी हार तस्लीम नहीं की। हमारे यहाँ ये अलमिया कह लें या एक भी कड़वा सच कह लें कि हर कोई शोर मचाता है। फिजा कड़वा सच ये है कि इस मुल्क में कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए हैं। आपको वो वक्त भी याद है 2013 का, जब इलेक्शन रिजल्ट से पहले ही मियां साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच दे दी थी। वो आरओ का इलेक्शन थे, आपको याद होगा, यू रिमेंबर दैट? 2018 में RTS बैठ गया 2 घंटे के लिए, हमें आज तक नहीं पता चला क्या हुआ, कौन जिम्मेदार है। कोई तहकीकात हुई, किसी से पूछा, 2 घंटे में क्या हुआ? और 24 में आप क्या देख रही हैं? मैं नहीं देख रही, आप जरा पढ़े एडिटोरियल अखबारात के, डॉन के एडिटोरियल पढ़े, वो लिखे रहे रिपीट टेलीकास्ट, वो कह रहे हैं हमने कुछ सीखा नहीं है, जो 2018 में किया था 2024 में भी वही करने जा रहे हैं, हमने कुछ नहीं सीखा। वो गैर जमहूरी कुव्वतें जो इस मुल्क में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को हमेशा अंडरमाइन करती हैं, वो दोबारा से तकवीत पकड़ चुकी हैं। ये इंडिपेंडेंट अखबारात कह रहे हैं, हमें तो छोड़ दें, हम तो अफेक्टेड पार्टी हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ, मेरी जमात ये समझती है कि इस मुल्क में जो 12 करोड़ 60 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, वो इंशाल्लाह ताला जब बाहर निकलेंगे, और खुसूस जो यूथ है इसमें 65%, जब वो निकलेगी और वोट डालेगी तो किस तरीके से आप बैलेट पे डाका डालेंगे। हमें उम्मीद है, ख्वाहिश है, और हमारी जुस्तजू यही है कि इस मुल्क में शफाफ मुनसिफाना इलेक्शंस हो जाएं, ताकि हकीकी नुमाइंदे आएं, वो इस मुल्क को चलाएं। वरना तो ये बेचैनी, अफरा तफरी, ये जमहूरियत के नाम पे नाम नेहाज इलेक्शन, और ये ठीक है,
अली साहब, मैं रऊफ साहब, मैं पहले आपकी तरफ आती हूँ, फिर अली साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। शर्मिला साहब 2013 के इंतखाबात के हवाले से जो बात करी थी कि पहले विक्ट्री अनाउंस कर दी गई थी नून लीग की जानिब से, उस पर मैं आपका पॉइंट जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं रऊफ साहब की तरफ जाना चाहूँगी। रऊफ साहब, जैसे कि नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट और उस पर जारी बात है एक इत्तेहाद ही है जो पीपल्स पार्टी को लगता है उनके खिलाफ बना, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है कि सिंध में आप लोग उनको हरा नहीं सकते, सब चाहे तमाम पार्टियाँ भी एक पेज पर आ जाएँ, वो अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग देखते हैं सिंध में। अच्छा, आपकी जमात मुसलसल 18वीं तरमीम में तब्दीली की बात करती है और पीपल्स पार्टी जरदारी साहब 18वीं तरमीम को अपनी तरफ से बेहतरीन एक तोहफा समझते हैं कि जो उन्होंने कौम को दिया। आप 18वीं तरमीम में तब्दीली के हवाले से जो बात करते हैं, इस हवाले से जरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियरली जरा आज शेयर कीजिएगा। मैं तो ये एक बात कह रहा हूँ कि जो मंशूर पेश किए गए हैं, जो मंशूर एमकेएम ने पेश किया है कि सूबाई खुद मुख्तारी के लिए हमारी सारी जिंदगी की जद्दोजहद है कि जी वफाक से सूबों को बाख्तियार किया जाए। 18वीं तरमीम में उसको बाख्तियार तो किया गया, लेकिन लोकल गवर्नमेंट जो है उसको बिल्डोज करके रख दिया गया और नतीजा पूरे सिंध के शहरी इलाके नहीं, पूरा पाकिस्तान इसको सफ़र कर रहा है। तो हमने एक बात जो पाकिस्तान के मसाइल का हल, ये एक तजवीज़ जो आज से 10 साल पहले थी, वो एक कमेटी बनी थी, उसको लीड मैं कर रहा था, जिसमें 20 सूबों का प्रपोजल दिया था कि पूरे पाकिस्तान को 20 सूबों के जरिए चलाया जाए। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि पंजाब आधे पाकिस्तान से बड़ा सूबा उसको एक चीफ मिनिस्टर और 10 और 15 वजीर चलाए। लिहाजा हमने इस दफ़ा ये उस पर अमेंडमेंट के लिए कहा है कि लोकल गवर्नमेंट जो थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी है कि जी लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट कहाँ चली गई? लोकल गवर्नमेंट के तो इलेक्शन तक नहीं कराए जा सकते थे। लिहाजा हमने ये कहा कि तमाम जिलों को इम्पावर किया जाए। NFC अवार्ड जो सूबों में मुंतकिल होता है वो बराह रास्त लोकल गवर्नमेंट को बुलाया जाए और हर जिले को इम्पावर किया जाए, खुद मुख्तार जिले बना दिए जाए, ताकि कराची को भी और मालाकंड को भी और चांगी को भी और लाड़काना को भी और टड्डू आरब को भी, हर जगह और शेखपुरा को भी, हर जगह उनके डोर के ऊपर वो मसाइल हल हो अवाम के। 25 करोड़ का ये मुल्क है और 1200 एलीट क्लास, 1200 खानदान इस पर हर जहद से आके हुक्मरानी करते हैं। 1200 खानदान, पहले तो ये हम सुनते थे 22 खानदान पाकिस्तान में चला रहे हैं, आज 1200 खानदान है। जो हुकूमत आ जाए ये सारे आके मौजूद होते हैं और शर्म भी नहीं आती अब बात करते हुए कि हम बाकायदा अनाउंस करते हैं कि इलेक्टेबल्स को हम टिकट देंगे। इलेक्टेबल्स आ गए, यानी बाप, दादा, परदादा, फिर औलाद, फिर पोते, फिर पोतियाँ, मतलब ये इख्तिदार के लिए रह गए और अवाम जो है वो पिस्ते के लिए रह गए। अवाम की कोई बात ही नहीं। अवाम के हवाले से क्या ये जलसे जुलूस अवाम के लिए हो रहे? ये इन्वेस्टमेंट हो रही है। ये प्रोफेशनल पॉलिटिशियन जिसने ये इस मुल्क पे कब्जा किया, जितनी भी पार्टीज आ रही है इसके अंदर आप ये देखें कि ये ज्यादातर पेशेवर जलसे जुलूस तो ज्यादा पीपल्स पार्टी ने भी शुरू किए हैं ना। लिहाजा बात जी क्या कह रही है? सर आप पीपल्स पार्टी से मुखातिब है, किस पार्टी के हवाले से बात कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट और ये जलसे जुलूस किससे मुखातिब है? मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, ये पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी, पाकिस्तान के गरीब अवाम की नुमाइंदगी जागीरदार और समझदार नहीं कर सकता। उसके लिए मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए। क्यों सियालकोट से कोई पढ़ा लिखा आदमी क्यों नहीं आ सकता गरीब, या लाहौर से क्यों नहीं आ सकता, या सिंध के दीगर शहरों से? यही रह गए हैं और यही बन के आएंगे। हर दफा लिखवा के लाया है कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, यानी अपोजिशन हो रही है तो इसलिए हो रही है कि हुकूमत को गिराओ ताकि हम प्राइम मिनिस्टर बने। यही है ना ये सारी चीजें। माशाल्लाह है तो इनके फायदे इन 1200 खानदानों के, जो जमात आ रही है यही 1200 खानदान है। लिहाजा पाकिस्तान के आवाम से मैं दरख्वास्त करूंगा, ये अपील करूंगा कि अपने इलाके के अंदर आप देखें कि कौन पढ़ा लिखा गरीब मुतवस्सित और बेहतरीन किरदार का शख्स है, वो MLA बने और MPA बने और चेयरमैन बने। ये कब तक मामला चलते रहेंगे? पाकिस्तान
इस हालत में ला के सर आप बात बड़ी किया अच्छी गया कह रहे हैं है। रऊफ साहब, ये बड़ी आपने बेहतरीन बात की, लेकिन क्या ये आपको लगता है कि ये मुमकिन हो सकता है? ये बात काबिल अमल आपको नजर आती है? हमारे यहाँ ऐसा हो सकता है? मैं मेंशन नहीं करना चाहूंगी, मेरी बहुत एक सीनियर सियासतदान से जो कि विफाकी वजीर के ओहदे पे बहुत बार रह चुके हैं, एक बहुत ही सीनियर लीडिंग पॉलिटिशियन, उनसे मैंने सवाल पूछा था और उन्होंने मुझे जवाब ये दिया था कि अगर कोई 5 मरले के घर में रहता है और एक 1000 सीसी गाड़ी उसके पास है, क्या आप या आपके एरिया में रहने वाला कोई उसको वोट देगा? तो मैंने कहा मैं तो दूंगी अगर वो कॉम्पिटेंट होगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेजोरिटी उसको वोट नहीं देगी। ये एक तजर्बाकार सियासतदान के अल्फाज है, मैं उनका नाम मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए इस पर। जी जी, दानिश्वरी के नाम पे धब्बा है वो दिमाग, जो मसले तो बताए हल कोई ना दे। आप मुझे बताइए, हम जिंदा सलामत आपके सामने 30 साल से हैं, हम छोटे, हमारा कोई कैंडिडेट 50 रुपए का एक सर मसले का आपने हल किए, जो भी हुकूमत आती है उसके साथ कोलिशन में आप लोग बैठ जाते हैं, वो अलग बात है कि शाम को नाराज हो रहे हैं, अगले दिन सुबह मान जाते हैं, लेकिन आप लोग हल तो आप लोग भी तजवीज नहीं ना करते। बीबी मतलब है इस ट्रबल लेजर से एमकेएम की अगर आपके मेयर बने तो आपके मेयर वसीम अख्तर साहब, मुझे याद है, बड़ी लाचारी बेबसी का रोना रोते थे टीवी पर आकर कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, हालांकि वो मेयर थे। बीबी आप सवाल और जवाब तक रहिए ना, तो सुने तो आप क्रिटिसाइज। बात यह है कि जो बाइख्तियार फरीक है जिससे हम वायदा कर रहे हैं, हम छोटी पार्टी है ना, हम मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के साथ वायदा कर रहे हैं, ये बाइख्तियार फरीक का फर्ज है कि वो जो मायदे हैं। चलिए रऊफ साहब, अब आपको प्रॉपर टाइम मिल गया, आपने गिला किया था कि आपको वक्त नहीं मिल रहा था, हालांकि मैं सबको बराबर का वक्त दे रही थी। शर्मिला साहिबा से मैं जरा इसका जवाब ले लूं, फिर अली गौर साहब मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। शर्मिला साहिबा, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, रऊफ साहब ने खुलकर तनकीद की और आपकी पार्टी को की, क्या कहेंगे? मैंने किसी पे तनकीद नहीं की है, मैंने किसी पे तनकीद नहीं की। जल्द से जुलूस सर कौन कह रहे हैं? आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, मुझे वैसे वो समझ ही नहीं आया, जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुझे समझ नहीं आया। शर्मिला शायद आपको समझ आया, जरा समझा दीजिएगा मुझे भी नाज़रीन को। मैं मुझे किसी की इस तरह बेजातिन की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, ये वही सियासत है, 70 साल बोसीदा सियासत, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि तर्क कर दो। ना हमने ये सीखा, ना हमने ये सिखाया, ना हम इस किस्म की सियासत करना चाहते हैं जहाँ पर एक दूसरे को नीचा दिखा के आप अपने आप को बड़ा एक दानिश्वर समझें, एक दूसरे को जेलों में डाल के आप शादियाने बजाएं। इससे आवाम के मसाइल हल नहीं होते, इससे पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। ये सियासत को हमें करना पड़ेगा। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, देयर इज नो वे। आपको याद होगा फिजा, बीबी साहिबा ने मिसाक जमहूरियत किया, कितनी तलखी थी पीएमएल और पीपीपी में, क्या कुछ नहीं कहा गया शहीद बीबी के बारे में। एक औरत होते हुए उनकी कितनी तज़हीक की इन्होंने, वो सब कुछ भुला के उन्होंने मिसाक जमहूरियत किया पाकिस्तान के मफाद में, अपनी जात को एक तरफ रख दिया ना उसने। फिर वो पाकिस्तान आई, शहीद हो गई इस मुल्क में जमहूरियत की खातिर। लोग लंदन बैठे रहते हैं, जद्दा बैठे रहते हैं, वो भी बाहर बैठती बच्चों के साथ अपना रहती, खुशहाल अभी हयात होती। तो पाकिस्तान क्यों आई? इक़्तिदार की खातिर नहीं आई, इस मुल्क में जमहूरियत को बहाल करने आई, एक डिक्टेटर को घर भेजने आई और अपनी जान का नजर। जान से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है ना, ना इक़्तिदार है ना कुछ है, जान है तो सब कुछ है, जान ही नहीं रही, इस दुनिया से ही चली गई। इस मुल्क की आवाम के लिए आई। वो कहती थी, मुझे आप आखिरी जलसे की उनकी गुफ्तगू सुने, वो कहती थी स्वात में झंडा हम लहराएंगे, इस पाकिस्तान को मैं बचाऊंगी, तुम बचाओगे। और वो उनकी बात सच साबित निकली। ठीक, जब वो चली गई, शहीद हो गई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, हमने स्वात को ऑपरेशन किया, पूरी पार्लियामान को हमने कॉन्फिडेंस में लिया, पूरी पार्लियामान, पूरी कौम उस फौज के पीछे थी, कामयाब ऑपरेशन हुआ। इस मुल्क को आपने बचाया, इस मुल्क की बुनियाद को आपने बचाया। सियासत ये होती, सियासत अपनी जात के लिए नहीं होती, अपने मफाद के लिए नहीं होती, जो आजकल लोग कर रहे हैं। सियासत होती है मुल्क की खातिर, इट इज सर्विस टू द पीपल। ठीक है, अगर कोई समझे, ये पीपल्स पार्टी समझती है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी समझते हैं। बिल्कुल, सियासत को सही मायनों में समझा रहे, तो सियासत तो इबादत के मुतरादिफ है, इबादत समझ के करनी चाहिए।
ठीक है शर्मिला साहब, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा अली गौहर साहब की तरफ जाना चाहूँगी। अली गौहर साहब, 2013 के हवाले से जो शर्मिला साहिबा ने अभी बात की थी उस पर अगर अपना कमेंट देना चाहें तो दे सकते हैं। और साथ ही मुझे याद है कि अभी IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब ने पिछले दिनों में बयान दिया था कि काफ लीग के अलावा किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकती है। और नून लीग से कोई सीनियर सियासतदान, मुझे याद नहीं पड़ता, मेरे प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि हनीफ अब्बासी साहब, उन्होंने कहा था पिछले हफ्ते कि जी मुझे नहीं लगता कि हमारी IPP के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट होगी। यानी पार्टी के अंदर ही जो सीनियर लोग हैं उनको नहीं पता होता कि होगा क्या सीट एडजस्टमेंट, उनको लगता था कि नहीं होगी। और काफ लीग के साथ जो कि लगता था कि होगी, जावेद लतीफ़ साहब ने इस पे एक बयान दिया। तो काफ लीग के साथ डेडलॉक आ कहाँ पे रहा है, क्योंकि काफ लीग के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट का मामला सामने आया नहीं अभी तक। देखें, काफ लीग के साथ भी मेरा ख्याल है कि कुछ सीटें तो तय पा गए हैं और वो बहुत कम है। और वो लोग जिन्होंने के अपने समाज में साथ दिया था काफ लीग के मेंबरान में, शायद उनके साथ कुछ चीज पर एडजस्टमेंट हुई है। दूसरी गुजारिश ये है कि जिस तरह से डिमांड थी ये तरीके इस्तेमाल की कि हमें इतनी सीट्स दी जाए, इन सीट्स पर तो मुमकिन नहीं थी। जाहिर है कि वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। अब चूँकि मुज़ाकरात जारी थे तो वो सीट यहाँ पर नून लीग थी, तो नून लीग देखे जो पंजाब है बिलखसूस, वो वहाँ पर PML के कैंडिडेट ऑलरेडी बड़े पोटेंशियल हैं हर कंस्टिट्यूंसी में। तो जहाँ कहीं गुंजाइश थी हमारे पास वहाँ पर हमने की है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ इनके लोग जिस तरह से बहुत अजीब अवाम है, एक मेरे मद्दे मुकाबल हुमायूं अख्तर साहब कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वो अलग बात है कि वो लोटा बन के चौथी पार्टी अब उन्होंने ज्वाइन की है। फिर इस तरह से फरक हबीब है, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर एक गुजारिश करूँगा, अभी बात हो रही थी कि बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोया जाता है, बड़ा कहा जाता है, वो लाइव है। सिंध के अंदर वो छोटी पार्टीज जो कि पीपल्स पार्टी के साथ मद्दे मुकाबले होती हैं, कभी लोकल बॉडीज में, कभी दूसरे जनरल इलेक्शन में, क्या वो ये तस्लीम वो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हुए नजर नहीं आते? MKM के साथ ही बैठे हैं, क्या जो लोकल बॉडी इलेक्शन उन्होंने कराची में करवाए हैं वो उससे सर्टिफाइड है? वो बेचारे तो बाइकाट करते हैं। चलिए आपका लास्ट कमेंट, शर्मिला आपका लास्ट कमेंट। नहीं मेरी सर टाइम की कमी, 1 मिनट रह गया मेरे पास। कि जो जमात इस्लामी जिन्होंने बलदियाती इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, क्या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिला? वो भी रोना रो रहे हैं। जो बलदियात में किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते, जो NRO लेकर आए मुशर्रफ से लेकर आए और कहते हैं कि हम जमहूरियत के लिए मोहतरमा की शहादत को हम तस्लीम करते हैं और हम कहते हैं कि वाकई उन्होंने जमहूरियत के लिए। अच्छा शर्मिला साहब, आपका लास्ट कमेंट में इसी पे चाहूंगी कि अभी आप कह रही थी कि हम चाहते हैं कि तनकीद और तनकीद बराए तनकीद का सिलसिला खत्म हो जाए। ये भी देख लें आपके अली गौहर साहब ने जो बातें की, पुरानी बातें, तो ये सिलसिला तो खत्म मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से हो सकता है। ये सीखने वाले नहीं है। अगर किसी को नदामत हो, कोई वाकई पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करना चाहता हो, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हो, वो ही समझेगा बातें। ये लोग नहीं समझने वाले, इन्होंने नहीं बदलना। आप लोग अकेले समझ के कैसे सिस्टम को चेंज कर सकते हैं? ये एक आप शायद कड़वा सवाल है जी। आप लोग अकेले समझकर इस बात को कैसे चेंज कर सकते हैं सब कुछ? हम तो समझ गए ना, हमने तो बड़ी कुर्बानियां दी हैं। बीबी साहिबा ने अपनी शहादत दी है, हमारे कारकुनान शहीद हुए हैं, हम समझ गए। तो आवाम को पिछले देख रहे हैं ना, हमारे दिल में तो उनके लिए दर्द है, इनके दिल में दर्द नहीं है। ये तो आवाम के पास जा ही नहीं रहे वोट मांगने। ठीक है जी, चलें जी, इन्होंने ठीक है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।